तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 के लास्ट लेक्चर में हमने कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, पैरासिम्पथोमिमेटिक एजेंट, उसका एसएआर और कुछ सिंथेसिस देखी थी जो कि हमारे सिलेबस में है। अब आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से आप क्या समझ रहे हैं? जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर, तो जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर है, इनको हमें ब्लॉक करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसी क्या जरूरत आ गई जो हमें इन रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ रहा है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ रहा है जैसे कि निकोटिनिक और मस्करिनिक। तो देखेंगे लेक्चर में कि क्या जरूरत है इन ब्लॉकिंग एजेंट की, क्यों हम ब्लॉकिंग एजेंट दे रहे हैं, क्यों हम रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो आपका यह होगा कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हम क्यों यूज करते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आपका, एसएआर ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट। हम देखेंगे एसएआर, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप देखोगे सोलिनिशियस, एल्कलॉइड एंड एनालॉग, सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ये दोनों क्लासिफिकेशन है किसके? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के। साथ ही साथ आपको इसी लेक्चर में देखना है सिंथेसिस, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, और भी आपको दे रखा है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, और यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इन तीनों की सिंथेसिस आपको सिलेबस में मेंशन है, इन तीनों की सिंथेसिस भी हम कवर करेंगे। तो वन बाय वन सारा सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट देखते हैं, फिर उसका एसएआर देखते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर इन तीनों की सिंथेसिस देखते हैं। ठीक है, अब एक डाउट क्या है वो सुनो। बच्चे बोलेंगे सर बाकी सब तो ठीक है पर इन स्ट्रक्चर्स का हम क्या करें? तो देखो स्ट्रक्चर्स तो आपको गिनी चुनी याद रखनी है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता रखी है। अब अगर फिर भी आ जाता है जैसे एट्रोपिन सल्फेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो एट्रोपिन सल्फेट किस में आता है? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में। तो नाम से हमें पता लग रहा कि एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं, इनको ब्लॉक कर देता है। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के एग्जाम्पल है ये सब कुछ, जो भी आपको ये जितनी सारी ड्रग्स दे रखी है ना, ये सारी ड्रग एग्जाम्पल है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का। तो अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग से क्वेश्चन आ जाता है जैसे आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड, ये ड्रग का क्या काम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग जो है आपको कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में आती है, और अगर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में आती है तो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होने से क्या क्या चेंजेस होंगे वो सारा आपको लिख देना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सब कुछ कवर करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं। हमने देखा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जहां पर हमने देखा था ये फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, और आपको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब बात करें सिंपैथेटिक की, तो हमने यहाँ पर देखा था एड्रीनर्जिक न्यूरॉन होते हैं जो कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ठीक है, बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो जो पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, अब कोलिनर्जिक न्यूरॉन है तो इन न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, तो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन कहाँ जाता है? रिसेप्टर पे जाता है। अब देखो न्यूरॉन कौन सा? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ट्रांसमीटर कौन सा? कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो रिसेप्टर भी कौन से? कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो दो तरह से होते हैं, एक तो होता है मस्करिनिक, एक होता है निकोटिनिक। ठीक है, तो होता क्या है ध्यान से सुनना,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें हम पढ़ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। वो रिलीज करते हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन। ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। और ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह से होते हैं, मस्करेनिक और निकोटिनिक। तो एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है रिसेप्टर पे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, ठीक है। और फिर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है, क्योंकि रिसेप्टर पे अगर न्यूरोट्रांसमीटर आया तो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से हमारा क्या मतलब है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन से हमारा मतलब है पैरासिम्पैथेटिक की तरह एक्ट करना। तो पैरासिम्पैथेटिक आप सभी जानते हैं आराम का मामला होता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होगा? बीपी कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, क्योंकि ये बैक टू नॉर्मल कंडीशन है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब आराम का मामला। आराम कब आ रहा है? जब बहुत ज्यादा बात बिगड़ गई थी, मतलब हार्ट रेट बढ़ गई थी, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। तो उस कंडीशन में फिर क्या हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कैसे एक्टिवेट हुआ? कोलिनर्जिक न्यूरॉन ने कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन रिलीज किए। ये एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड हुए जैसे मस्करेनिक, निकोटिनिक, और वहां पर रिसेप्टर को एक्टिवेट करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन आया, जैसे बीपी वापस कम हो गया, हार्ट रेट वापस कम हो गया। ये तो हुई आम जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में क्या दुख है वो देखो। हमें पता है कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन होता है, हमें पता है। ये एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर से जुड़ता है। यहाँ पर ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर है। दोनों जगह आप देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन आके जुड़ रहा है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है। पर क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलिन बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाए। अगर एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो वो बहुत ज्यादा बाइंड होगा दोनों तरह से, ठीक है, और बहुत ज्यादा बाइंड होगा तो बहुत ही ज्यादा एक्शन आएगा। बहुत ज्यादा एक्शन से मतलब क्या है कि बीपी बहुत ही कम हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, हार्ट रेट जो है बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी। पर उस कंडीशन में अगर ये कंटिन्यू रहा ना तो बीपी बहुत ही डाउन हो जाएगा आपका, हार्ट रेट बहुत ही डाउन हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। क्योंकि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है 120/80, इससे भी कम हो जाएगा, हार्ट रेट उससे भी कम हो जाएगी। तो ये तो दिक्कत है, और इस दिक्कत से आपको पार्किंसन होने के चांसेस भी बनते हैं। पार्किंसन कब होता है? ये भी एक कारण है पार्किंसन होने का कि एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर से बहुत ही ज्यादा बाइंड हो रहा है, निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर से बहुत ज्यादा बाइंड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा? आपको पार्किंसन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है, पार्किंसन डिजीज भी कर सकती है। तो फिर हम क्या करें? हम करेंगे इन रिसेप्टर को बंद। इन रिसेप्टर को हम बंद कर देंगे। जैसे ही रिसेप्टर बंद हुआ, सपोज यहां पर ये रिसेप्टर है और यहां पर है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है बहुत ही ज्यादा बन रहा है बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या अब एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। और अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो एक्शन भी नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे? यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो सिलेबस में आपको इतनी सारी ड्रग दे रखी है, तो इन ड्रग में से किसी भी ड्रग को देकर आप इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हो, और जैसे ही रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो एसिटाइल कोलिन अब रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताना है कि हमें इसीलिए जरूरत है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की, क्योंकि एसिटाइल कोलिन बहुत ही ज्यादा बन रहा है, बहुत ही ज्यादा रिसेप्टर से जुड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्शन आ रहा है। तो उस कंडीशन में हार्ट रेट कम हो जाएगी, बहुत बीपी बहुत कम हो जाएगा, पार्किंसन भी हो सकती है। तो हमें बचने के लिए ब्लॉक करना पड़ेगा रिसेप्टर को। अब हम देखने वाले हैं एसएआर ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट। देखो एसएआर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं पहले एसएआर बता देता हूं आपको। एसएआर का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये आपको एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने दे रखी है। जनरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स है ना आपकी, इतनी सारी, ये सारी ड्रग्स का एक जनरल स्ट्रक्चर है। हर ड्रग के लिए तो एसएआर करेंगे नहीं हम, तो एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपके आगे बना दी है, जहां पर आप देख सकते हैं एक तो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, दिस वन, ये क्या है? क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। साथ ही साथ एक चेन लगी हुई है यहाँ पर,
ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ए बी सी और एक कार्बन दे रखा है। ठीक है, 3 ग्रुप लगा रखे हैं ए बी सी और बीच में एक कार्बन लगा रखा है। ठीक, एक तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, एक चेन है, एक ए बी सी 3 पॉइंट है और ये जो बीच में है ये कार्बन है। चलो मैं इसको हटा देता हूं एक बार को। अब स्टार्ट करते हैं इसका एसएआर। तो देखो एसएआर को तो आप जानते ही हो। एसएआर का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज करना, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर में चेंज कर करके देखना ताकि हम उसकी पोटेंसी, स्टेबिलिटी, एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन सब में चेंज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो इसके बारे में जानते हैं कि अगर यहाँ पर आपको क्वाटरनरी हुआ मतलब 4 डिग्री हुआ अमोनिया कंपाउंड, क्वाटरनरी हुआ तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी मिलेगी। अगर 3 डिग्री हुआ तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, 2 डिग्री हुआ तो एक्टिविटी और कम हो जाएगी और 1 डिग्री में बहुत ही कम एक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड अगर 4 डिग्री होता है तो एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसको आप कैटायनिक हेड भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑन कैटायनिक हेड। आपने यहाँ पे क्या करना है, 4 डिग्री रखना है तो स्टेबिलिटी और पोटेंसी बहुत अच्छी रहेगी। 3 करोगे तो कम होगी, 2 करोगे तो और कम होगी और 1 करोगे तो बहुत ही कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज चेन। तो देखो चेन में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगा सकते हो, ईथर ग्रुप लगा सकते हो, अल्कोहलिक ग्रुप लगा सकते हो। जैसा कि आपको पता है ईथर का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, एस्टर का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ठीक है, और एल्कोहल का मतलब ओ एच और अमीन का मतलब NH2। तो आप कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो, आइदर इट इज एस्टर, आइदर इट इज ईथर, एल्कोहल, अमीन, आप यहाँ पर लगा सकते हो। पर अगर आपने यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगाया है तो इस कंपाउंड की पोटेंसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो चेन है वहां पर आप एस्टर, ईथर, अल्कोहल, अमाइन चारों लगा सकते हो। चारों में एक्टिविटी बढ़ेगी पर जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी वो एस्टर लगाने पे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बनाने हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ए और बी पॉइंट दे रखा है। ए और बी की जगह आप क्या कर सकते हैं, रिंग लगा सकते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, ये आप रिंग्स लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है। आप यहाँ पर साइक्लो एल्काइल लगा सकते हैं, एरोमेटिक रिंग लगा सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगा सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपने पढ़ी होगी, पिरिडीन, पिरिमिडीन, फ्यूरेन, थायोफिन। तो ये जितनी भी रिंग्स हैं सब हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से सल्फर आ गया बीच में तो ये थायोफिन हो गई। तो कोई ना कोई एलिमेंट जो है चेंज हो जाता है, कार्बन के अलावा आ जाता है। तो आप यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगा सकते हैं, साइक्लो एल्काइल लगा सकते हैं, एरोमेटिक रिंग लगा सकते हैं ए और बी की पोजीशन पे। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो ए पोजीशन पे कोई आपने रिंग लगाई और बी पोजीशन पे भी अगर आपने सेम रिंग लगा दी ना तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। दोनों अलग अलग रिंग होनी चाहिए। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, इफ रिंग अटैच इज डिफरेंट ऑन ए एंड बी देन एक्टिविटी गुड। मतलब ए और बी पर अगर अलग अलग रिंग है तो ठीक है, पर एक ही रिंग, एक जैसी ही रिंग, सेम टू सेम रिंग लगा दी तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। सेम रिंग ऑन ए एंड बी डिक्रीजेस द एक्टिविटी। और एक बात सुनो, अगर आप हेट्रोसाइक्लिक लगाते हो ना तो एक्टिविटी बहुत ही अच्छी आएगी एज कंपेयर टू साइक्लो एल्काइल, एरोमेटिक रिंग। अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगाई तो एक्टिविटी बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां पर आपको मॉडिफिकेशन बता रखा है। देखो, अगर आप यहां पर H और OH लगाते हो, जो आपने नीचे C पॉइंट दे रखा है, उस C पॉइंट पे आप हाइड्रोजन या फिर OH लगाते हो तो एक्टिविटी बढ़ती है। देखो ध्यान से सुनना, OH लगाने पर एक्टिविटी बढ़ेगी और हाइड्रोजन लगाने पर एक्टिविटी कम होगी। किसके कंपेयर में बोल रहा हूं, OH के कंपेयर में। ऐसे तो हाइड्रोजन लगाने पर बढ़ती है, पर अगर OH के कंपेयर में देखूं तो कम बढ़ती है। ठीक है, तो OH लगाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। हाइड्रोजन लगाओगे तो एक्टिविटी कम होगी पर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, किसकी जगह, यहां पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एसएआर में। क्लियर है आपको? तो ये आपका हो गया एसएआर ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट। अब देखो सिलेबस में आपको नाम दे रखा है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, सिलेबस में आपको मेंशन किया है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, पर इसके मैं कई सारे नाम आपको बताता हूं। देखो ये सारे नाम एक ही हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट,
मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले। दूसरा आपको दे रखा है कोलिनोलाइटिक। कोलिनोलाइटिक का मतलब होता है जो एसिटाइल कोलिन है ना उसको तोड़ने वाले। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन नहीं रहेगा तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, बात तो वही आ रही है। तीसरा है आपका एंटी कोलिनर्जिक। कोलिन को रोकना है तो एंटी कोलिनर्जिक दे दो, या फिर आप बोल सकते हो पैरासिम्पेटोलाइटिक। देखो होता क्या है, हम जब रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे निकोटिनिक या मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, तो पैरासिम्पेथेटिक एक्शन नहीं आ पा रहा, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता तो रिसेप्टर एक्टिवेट होते तो पैरासिम्पेथेटिक एक्शन आता, पर जब ये रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिए तो पैरासिम्पेथेटिक एक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं पैरासिम्पेटोलाइटिक। लाइटिक मतलब नहीं आ रहा, टूट रहा है। ठीक है, और एक बात और सुनो, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, नाम से पता लग रहा है कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, और रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एंटागोनिस्ट काम आते हैं, तो इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक, अब ये रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जैसे निकोटिनिक और मस्करेनिक, पर जनरली मस्करेनिक काफी ज्यादा डिवाइडेड है हमारी बॉडी में, काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे M1, M2, M3, M4, M5। तो हम ये बोलेंगे कि मेनली ये मस्करेनिक को ही ब्लॉक करेगा। ये जो एजेंट है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मेनली ये मस्करेनिक पे ही काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एंटी मस्करेनिक एजेंट। तो ये सारे नाम एक ही है, एक रूप महास्वरूप, समझ गए? अभी तुम्हें पता है वेब सीरीज कौन सी है ये। तो इस तरह से है काम। SAR हो गया, सारे नाम पढ़ा दिए मैंने, टॉपिक समझा दिया। अब आपके पास रह गया है एक तो क्लासिफिकेशन, सोलिनेशियस और सिंथेटिक, फिर रह गई है 3 सिंथेसिस, 1, 2, 3। चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं सिंपल सा। ये देखो सारी ड्रग्स आपको लिखी हुई है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। ठीक है, ये सारी ड्रग्स नाम याद करने, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, सिर्फ नाम करने हैं, क्योंकि जहाँ स्ट्रक्चर आ गई वहाँ तो आपको सेम कहानी लिखनी है कि रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और एक्शन नहीं आ पाएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताई है वो करके चल जाना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में मेंशन करी हुई है मैंने, जो आप फर्स्ट वीडियो देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, जो प्लेलिस्ट में सबसे पहला लेक्चर है, तो वहाँ पर हर सिलेबस में मैंने स्ट्रक्चर मेंशन की है कि ये आपको करके जानी है। ठीक है, अभी देखते हैं हम कि सोलिनेशियस में और सिंथेटिक में क्या फर्क है। तो देखो, जो सोलिनेशियस एल्कलॉइड होते हैं, अब सबसे पहले तो आपने एक फैमिली पढ़ी होगी, सोलिनेसी फैमिली। ठीक है, तो वहीं से वर्ड आया ये सोलिनेशियस। और एल्कलॉइड आप पढ़ोगे अभी 4th सेमेस्टर में ही पढ़ोगे, यूनिट नंबर 4 में कोग्नोसी की। एल्कलॉइड बीटर होते हैं, एल्कलॉइड में क्या होता है, एल्कलॉइड कहाँ से मिलते हैं, सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, तो सोलिनेशियस एल्कलॉइड, सोलिनेशियस मतलब सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्कलॉइड मतलब बीटारिन टेस्ट है। ये एस्टर ऑफ ट्रोपिन है, ट्रोपिन का एस्टर पार्ट है। तो सोलिनेशियस एल्कलॉइड आर द एस्टर ऑफ ट्रोपिन। ऑब्टेन कहाँ से होता है, जैसे एट्रोपा बेलाडोना से हो गया, प्लांट है ये सब, है ना। धतूरा स्ट्रामोनियम से हो गया, तो यहां से आपको मिलता है सोलिनेशियस एल्कलॉइड। ये सोलिनेशियस एल्कलॉइड क्या करते हैं, इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसके इफेक्ट को इनहिबिट कर देते हैं ये सोलिनेशियस एल्कलॉइड। एग्जाम्पल हो गया एट्रोपिन, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में। वेट ए मिनट, ये देखिए सोलिनेशियस एल्कलॉइड, एग्जांपल हो गया एट्रोपिन सल्फेट, हायोसेमाइन, ठीक है, हायोसाइअमीन वगैरह वगैरह, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने। ठीक, अब बात करते हैं सिंथेटिक की। मैं आपको बताता हूँ सिंथेटिक की। वेट ए मिनट, मैं देखता हूँ सिंथेटिक कहाँ पर है, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब जो सिंथेटिक जो दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका, दिस वन, पहला तो हमने देख लिया, दूसरा देख लो। दूसरे में क्या होता है, सोलिनेशियस एल्कलॉइड जो अभी हमने पढ़े, उनकी सिलेक्टिविटी बहुत कम है, मतलब वो किसी पे सिलेक्टिव है, मतलब मस्करेनिक कर रहे हैं, निकोटिनिक नहीं कर पा रहे हैं, मस्करेनिक में भी कुछ मस्करेनिक रिसेप्टर को वो कर पा रहे हैं, तो उनकी सिलेक्टिविटी काफी कम है। और साइड इफेक्ट भी हैं थोड़े बहुत, जो भी हमने देखे ना सोलिनेसी वाले, उनके थोड़े से साइड इफेक्ट है, और सिलेक्टिविटी भी उनकी थोड़ी सी कम है। तो इस चक्कर में हमें फिर सिंथेटिक बनाने पड़े, मैन मेड आर्टिफिशियल बनाने पड़े, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े, और हमने आर्टिफिशियल बना लिया। हम आर्टिफिशियल की तरफ क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि जो सोलिनेसी वाले थे वो लेस सिलेक्टिव थे, एज वेल एज उनके पास कुछ साइड इफेक्ट थे। ठीक है,
अब हमें सिर्फ देखना रह गया है 3 सिंथेसिस, फिर आपका ये कंप्लीट यूनिट 3 हो जाएगा। 1 वेट ए मिनट 1 2 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिंथेसिस आपको यहाँ पे दे रखी है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की। तो कुछ भी नहीं है, एट्रोपिन लेना, एट्रोपिन में से HBr निकाल देना, बात खत्म। और कुछ भी नहीं है। देखो बेंजीन कार्बन कार्बन ओ ओ, ऐसे याद रखो, बेंजीन हो गया ये, कार्बन कार्बन ओ ओ, ऐसे ट्रिक बना के याद करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी इजी है। देखो बेंजीन कार्बन कार्बन ओ ओ और नीचे लिखना CH2OH, फिर यहाँ से HBr को रिमूव करना और अपना इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बना लेना। एक बार बना के देखना, 1-2 बार आपको याद हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद जो सेकंड सिंथेसिस है आपकी, उस पर चलते हैं हम। वेट ए मिनट, यहाँ पर आपको दे रखी है सेकंड सिंथेसिस जिसका नाम है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये रही प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। देखो तो सबसे पहले आपको लेना है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेंजीन है, ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड CH3, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड पिप्रिडिन in the presence of C2H5OH. I repeat, acetophenone react with formaldehyde and piperidine in the presence of ethanol. C2H5OH को हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एसिटोफेनॉन रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड पिप्रिडिन इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल HCl एंड इट फॉर्म अ इंटरमीडिएट। जहां भी आपको नाम याद नहीं आता या फिर आपको रिमेंबर नहीं रहता, आप बोल दीजिए इंटरमीडिएट बनाए, क्योंकि रिएक्शन के में बीच में बन रहा है, ठीक है। तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O, बेंजीन C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ से CH2 मान लो इसको, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन में निकलेगा तो यहाँ पे भी CH2 बचेगा, CH2 और बाकी सब कुछ एज इट इज है। मतलब यहाँ से सिर्फ पानी निकाला है हमने, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, सिर्फ ऐसे करके पानी निकाला है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर यहाँ पर रिएक्शन करवा दो Na2CO3 मैग्नीशियम Et2O से, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, तो आप देख सकते हैं बेंजीन, अब ये C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन होके OH रह गया है, तो बेंजीन COH और कार्बन कार्बन, तो ये देखो कार्बन कार्बन, ये पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरी स्ट्रक्चर, सिर्फ ये जो है यहाँ पर नीचे एड ऑन हो गई है, दैट्स इट, ठीक है। तो वही बात है, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बन जाएगी, थोड़ा बहुत याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब लास्ट सिंथेसिस देख लेते हैं, जो आपकी आज की आखिरी सिंथेसिस है, जो कि है डाइसाइक्लोअमीन हाइड्रोक्लोराइड की। देखो सबसे पहले आपको लेना है 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन, ठीक है, 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 1 पे और 5th पे ब्रोमो है, तो 1,5 डाइब्रोमो, 2 हो गए तो डाइब्रोमोपेंटेन। इसकी रिएक्शन आपने कराई C6H5CH2CN और साथ में NaNH2। यहाँ पर ये C6H5 का एज इट इज C6H5, ये रिंग जो है इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली, और यहाँ पर जो साइनाइड है वो आपको एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रक्चर हुई आपकी। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H3O+ और C2H5OH से। तो रिएक्शन करवाने पे क्या मिलेगा वो देखो, ये एज इट इज है, दिस वन एज इट इज, यहाँ पर नीचे ये लगा रखा है एज इट इज। तो जब आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो ये साइनाइड की जगह आपको सिर्फ COOC2H5 लगा देना है। तो सबसे पहली रिएक्शन में क्या करा, 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन कराई C6H5CH2CN और NaNH2 से, जहां पर आपको बना ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपने H3O+ और C2H5OH की रिएक्शन कराई, तो आपको सेम स्ट्रक्चर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ पे साइनाइड की जगह COOC2H5 आ चुका है। उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर आपको C2H5ONA निकालना होता है, ठीक है। और ये जो भी ग्रुप है बाकी आप जोड़ोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, देखो COO CH2 का होल ट्वाइस, ये देखो CH2 का होल ट्वाइस, फिर आपका बनेगा NC2H5 का होल ट्वाइस, तो ये NC2H5 का होल ट्वाइस। तो काफी इजी है, CH2 का होल ट्वाइस, NC2H5 का होल ट्वाइस, ये देखो एज इट इज है, और यहाँ से COO आ गया, ये COO आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर इसका हाइड्रोजन और प्लेटिनम से रिएक्शन कराओ, और जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या होना है, देखो ये जो बॉन्ड्स थे ना अंदर, ये सारे हट जाने हैं और ये खाली हो जाना है पूरा, तो ये आपका बन गया डाइसाइक्लोमीन, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में।
तो ईजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में हमने सारा सब कुछ कवर कर लिया जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एक बार और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट देखा, एसएआर देखा, क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने सिंथेसिस देखी, इब्राट्रोपियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड की। देखो, इन स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, सिंथेसिस को बनाना पड़ेगा और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी कोलॉजी बहुत आसान है। और कोलॉजी कर ली तो मेडिकेम हो गई, मेडिकेम कर ली तो कोलॉजी हो गई। ठीक है, एक ही बात है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डेप्टोबायोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपको मीम्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम देखिए, और रेगुलर अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। डेप्टोबायोलॉजी एप्लीकेशन में चैट सेक्शन भी है, जहां पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। फ्री एमसीक्यू भी अपलोड होते हैं थ्राइस ए डे, एक दिन में 3 बार। साथ ही साथ हर संडे 11 AM लाइव सेशन भी होता है, जहां पर मैं लाइव आता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है एप्लीकेशन के। ठीक है, हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।